नमस्कार बच्चों, दिव्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था फर्स्ट पार्ट यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हम पढ़ रहे थे, तो चलिए इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। 1848 में फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सेरियो ने एक चित्र बनाया था जिसको आपने देखा समझा। फिर आता है कि फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। तो फ्रांसीसी क्रांति में ही राष्ट्रवाद का, राष्ट्र प्रेम का जो विचार है वो पहली बार यूरोप के अंदर जन्म लेता है और फ्रांसीसी जो राजा था लुई 16वां उसको उखाड़ फेंकता है और बहुत सारे परिवर्तन वहाँ की आम जनता के लिए किए जाते हैं, बहुत सारे सुधार किए जाते हैं। फिर धीरे धीरे करके यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण होता है। ये सभी आपने देखा किस तरह से कुलीन वर्ग, मध्यम वर्ग का कैसे निर्माण हुआ। उदारवादी राष्ट्रवाद का क्या अर्थ था? उदारवाद का अर्थ था लिबरलिज्म, लैटिन भाषा के मूल शब्द से बना है जिसका अर्थ है आज़ाद। यहाँ तक हम कर चुके थे। अब हम करेंगे बच्चों अपना 3.1 ये क्रांतियों का युग 1830 से 1848 हम कर चुके हैं। बुर्बो राजवंश को दोबारा से सत्ता से निकाल दिया जाता, उखाड़ फेंका जाता उसका शासन। और अब हमने पढ़ा था कि यूनान किस तरह से अपना स्वतंत्रता का युद्ध लड़ता है और यूरोपीय शक्तियों ने किस तरह से यूनान को सहारा दिया है, सपोर्ट किया है, उसके लिए जनमत उठाया है। और 1832 की कस्तूतुनिया की संधि से यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया है। अभी हम पढ़ेंगे बच्चों रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। 3.1 है हमारा रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। रूमानी कल्पना होता है बच्चों रोमांटिक, जिसको आप रोमांटिक के नाम से भी जानते हैं, उसको रोमांटिक कल्पना भी आप कह सकते हैं। और राष्ट्रीय भावना, तो राष्ट्रवाद जो फैला यूरोप के अंदर वो केवल युद्धों के द्वारा नहीं फैला है, इसमें संस्कृति ने भी अहम इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। किसी भी देश की संस्कृति, सभ्यता उस देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण होती है। कला, काव्य और कहानियों ने राष्ट्रवादी भावनाओं को लोगों के अंदर गढ़ने में, उनका प्रचार प्रसार करने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाया है। रूमानीवाद होता है बच्चों सांस्कृतिक आंदोलन, जो संस्कृति के हिसाब से हमारी काव्य, कहानियाँ, गीत, संगीत, इनके द्वारा जब लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावनाओं का विकास किया जाता है, उसका प्रचार प्रसार किया जाता है, उसको कहा जाता है रूमानीवाद। ये एक सांस्कृतिक आंदोलन होता है। ये जो लोग थे रूमानीवाद का जो पक्ष लेते थे, ये विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना करते थे। ये सिर्फ संस्कृति जो थी उस समय उसको राष्ट्र का आधार इन्होंने बनाया था कि हमारी ये संस्कृति थी, हमारी संस्कृति हमारे राष्ट्र का आधार बनेगा। एक दार्शनिक थे जिन्होंने कहा था कि सच्ची जर्मनी की जो संस्कृति है वो आम लोगों के, जर्मनी के जो आम लोग हैं उन्हीं में निहित है। और राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीतों, जन काव्यों और लोक नृत्यों में ही बसती है। इसलिए संस्कृति को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया। राष्ट्रवादी आंदोलनों के समय में स्थानीय बोलियों पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया, स्थानीय बोलियों का प्रचार प्रसार किया गया, जिससे राष्ट्रीय भावनाएं वापस लोगों के अंदर आ पाई और आधुनिक राष्ट्रीय संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इसलिए स्थानीय बोलियों का सहारा लिया गया ताकि जो निरक्षर लोग होते थे उन तक भी राष्ट्र प्रेम की जो भावना है, राष्ट्रवाद की जो भावना है वो फैले, वो भी इन योगदान आंदोलनों में योगदान दे, इन क्रांतियों में योगदान दे। तो भाषा ने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाया राष्ट्रवाद की क्रांतियों में और लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत करने में। 3.2 है हमारा भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह। 1830 का दशक है बच्चों, उसमें यूरोप के अंदर बहुत सारी कठिनाइयाँ, परेशानियाँ आ चुकी थी क्योंकि जनसंख्या वहाँ पे लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन जो रोजगार धंधे हैं, काम धंधे हैं उनके, वो नहीं बढ़ रहे थे। और शहरों में गांव की बहुत बड़ी आबादी भी अब शहरों में आकर बसने लगी थी, जिसके कारण अब शहरों में बहुत भीड़ हो गई थी। काम धंधों का बहुत सीमाएं, काम धंधों की बहुत कम हो गई थी, रोजगार बहुत कम थे लोगों के लिए, जिसके कारण अब भूखमरी, बेरोजगारी जैसी स्थिति यूरोप के अंदर आ गई थी। इंग्लैंड में मैंने जैसे कि आपको पीछे बताया था कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले हुई थी, तो वहाँ फैक्ट्रियों में मशीनों के द्वारा सामान बनाया जाता था, विशेषकर कपड़ा। और जो यूरोप के अन्य देश थे वहाँ पर हाथों से कपड़ा बनाया जाता था, तो बहुत कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा इनके अंदर थी, जिससे क्योंकि इंग्लैंड का जो कपड़ा था वो मशीनों से बनाया जाता था, तो वो
दूसरे कपड़े के मुकाबले सस्ता मिलता था लोगों को। तो इसके कारण भी बहुत सारे मजदूर हैं जो फैक्ट्रियों में मशीनें आ गई थी, जिसके कारण बहुत सारे मजदूर भी बेरोजगार हो गए थे। छोटे छोटे कारखानों में काम होता था, मशीनें आ गई थी जिससे बहुत सारे युवा बेरोजगार हो गए थे, वहाँ के श्रमिक बेरोजगार हो गए थे। और बहुत सारे ऐसे इलाके थे यूरोप के अंदर जहाँ अभी भी जो कुलीन वर्ग के लोग हैं वो सत्ता में थे, वो शासन में थे, और वो लोग किसानों से अभी भी शुल्क लेते थे, उन पर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। खाने पीने का जो सामान है उसके रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। फसलें मौसमों के कारण, प्राकृतिक आपदाओं के कारण वहाँ पर खराब हो रही थी, जिससे यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा भूखमरी, बेरोजगारी फैली हुई थी। 1848 का एक ऐसा ही वर्ष था बच्चों जब खाने पीने की बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, खाने पीने की चीज़ों की कमी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो उस समय जगह जगह अवरोध लगाए गए थे। अवरोध होते हैं बच्चों बैरिकेड, तो जगह जगह अवरोध लगाए गए थे। और लुई फिलिप, जिसको 1815 के बाद शासन में वापस ला दिया गया था, उसको अब मजबूर होना पड़ता है और वो भाग जाता है। राष्ट्रीय सभा, नेशनल असेंबली अब घोषणा कर देती है वयस्क मताधिकार की, जो 21 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिक थे, स्पेशल पुरुष जो थे, वयस्क पुरुषों को मताधिकार का अधिकार दिया जाता है। वो वोट दे सकते थे, सभी पुरुषों को, चाहे जिसके पास संपत्ति हो या ना हो, सभी को वोट देने का अधिकार दिया गया। और अब यहाँ पे अधिकार दिया गया रोजगार की गारंटी का, रोजगार उपलब्ध कराए गए और राष्ट्रीय कारखाने खोले गए जिनमें सभी मजदूर काम कर सकते थे, उनको काम मिलता था जिससे वो अपना पालन पोषण कर सकते थे, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते थे। तो सरकारी कारखाने यहाँ पे खोले गए। 1848 में उदारवादियों की क्रांति। तो ये उदारवादियों की क्रांति 1848 में कहाँ होती है? 1848 में जब यूरोप के अंदर बहुत गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी थी, जगह जगह किसान विद्रोह कर रहे थे, मजदूर विद्रोह कर रहे थे, उसी समय पे, बिल्कुल उसी समय पे मध्यम वर्ग, जो पढ़ा लिखा वर्ग था यूरोप का, वो भी क्रांति कर रहे थे, वहां भी क्रांतियां हो रही थी। और 1848 में राजा जो है वो गद्दी छोड़ के भाग जाता है और एक गणतंत्र की घोषणा की जाती है। पुरुषों के सार्वत्रिक मताधिकार पर आधारित ये घोषणा होती है। और यूरोप के अन्य भागों में जहां अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र अस्तित्व में नहीं आए थे, यूरोप के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जहां अभी पूर्ण रूप से गठित नहीं हो पाए थे राष्ट्र, जैसे कि जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, यहाँ पे अभी भी राष्ट्रों का गठन नहीं हो पाया था। अभी भी ये छोटे छोटे प्रांतों में, राज्यों में बटे हुए थे। यहाँ के जो मध्यम वर्ग के स्त्री पुरुष थे, अब वो संविधान की तो मांग कर ही रहे थे, संविधान तो वो चाहते ही थे, और वो साथ में चाहते थे कि राष्ट्र का एकीकरण हो, राष्ट्र को अब एकजुट बनाया जाए, छोटे छोटे प्रांतों में राष्ट्र ना बटे रहे, अब राष्ट्र का एकीकरण हो। तो इन सभी मांगों के द्वारा वहां के जो स्त्री पुरुष है वो आंदोलन कर रहे थे। वो एक ऐसा राष्ट्र राज्य चाहते थे जहां संविधान हो, प्रेस की स्वतंत्रता हो, संगठन बनाने की आज़ादी हो, और संसदीय सिद्धांतों पर, वहां का जो सरकार है, वहां का जो कानून है वो संसदीय सिद्धांतों पर हो। संसदीय सिद्धांतों का मतलब होता है बच्चों की जनमत द्वारा वोट किया जाए, वयस्क मताधिकार लोगों को दिया जाए और उसके हिसाब से संसद चुनी जाए, उसका यहाँ पे राज हो। तो जर्मन इलाकों में भी बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने, फ्रैंकफर्ट शहर था जर्मनी का, उसमें सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में लोग वोट देते हैं और यहाँ पर 831 निर्वाचित सदस्य होते हैं, उनको चुना जाता है और एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला जाता है फ्रैंकफर्ट शहर के अंदर। और फ्रैंकफर्ट संसद में ये लोग अपना स्थान ग्रहण करते हैं, जो सांसद वहाँ की जनता ने चुने थे वो अपना स्थान ग्रहण करते हैं। और यहाँ पे सेंट पॉल चर्च में ये आयोजन था, ये जुलूस था, ये आता है और यहाँ पे अपना अपना सब स्थान ग्रहण कर लेते हैं। अब जर्मन राष्ट्र बनने वाला था, जर्मनी के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार करना था इस संसद को, और इस राष्ट्र की अध्यक्षता, अब जब संविधान बनाया जाना था, संविधान जर्मनी के लिए, तो राष्ट्र की जो अध्यक्षता थी वो एक ऐसे राजा को सौंपी जानी थी जो संसद के अधीन काम करेगा, जो निरंकुश नहीं होगा, जो जिस पर अंकुश होगा संसद के नेताओं का। तो ऐसा राजा इनको चाहिए था। तो इन सभी ने, जितने भी सांसद थे, इन्होंने प्रुसा के राजा फेडरिक विलेहम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेश की थी। प्रुसा उस समय ऑस्ट्रिया का एक जर्मनी का एक राज्य था
और उसके राजा थे फ्रेडरिक विलेम चतुर्थ। तो इनको पूरी जर्मनी का राजा बनाया जाना था, लेकिन जो ये राजा बनते इनको संसद के अधीन रहना था, लेकिन इन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि ये जो लोकतांत्रिक तरीके से जो ये फ्रैंकफर्ट संसद चुनी गई थी, ये इसके खिलाफ थे, ये लोकतंत्र के खिलाफ थे, ये इस संसद के खिलाफ थे। तो यहाँ पे ये इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं और निर्वाचित सभा से इनका विरोध हो जाता है। तो जहाँ पे कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ जाता है। अब जो संसद का आधार होता है जनता के द्वारा चुना जाना, अब वो कमजोर हो गई थी। संसद का आधार कमजोर हो चुका था, तो अब ये संसद जो है भंग हो जाती है। और संसद के भंग होने का, संसद कमजोर होने का एक और कारण था बच्चों कि संसद में मध्यम वर्ग का ही बोलबाला था। सबसे ज्यादा जो अधिकार था संसद में, जो लोग थे वो मध्यम वर्ग के थे और वो मध्यम वर्ग के अधिकारों की ही बात करते थे। मजदूरों, कारीगरों, इनकी मांगों का ये जो मध्यम वर्ग के लोग थे ये विरोध करते थे। तो ये इनके खिलाफ हो जाते हैं और अपना समर्थन इनसे वापस ले लेते हैं। तो यहाँ पे संसद अपना समर्थन खो देती है और संसद को भंग कर दिया जाता है, इस असेंबली को भंग कर दिया जाता है। ये जो फ्रैंकफर्ट संसद है ये सफल नहीं हो पाती है। लेकिन ये फ्रैंकफर्ट संसद बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जर्मनी के लिए चुनी गई पहली लोकतांत्रिक संसद थी। लोकतंत्र के द्वारा चुनी गई पहली लोकतांत्रिक संसद थी, जो जर्मनी में राष्ट्र निर्माण के लिए बनाई गई थी। जर्मनी को एकजुट करने के लिए ये पहली कोशिश थी उदारवादियों की पहली कोशिश थी, जिसको असफल कर दिया गया वहां के कुलीन वर्ग ने, सेना ने। अब उदारवादी जो आंदोलन हो रहे थे बच्चों, उनमें महिलाओं ने भी बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया था, बहुत महत्वपूर्ण उनकी भूमिका रही थी। लेकिन उनको कोई राजनीतिक अधिकार नहीं दिए गए थे। महिलाओं को बच्चों कोई राजनीतिक अधिकार अब तक नहीं दिए गए थे। उदारवादी आंदोलनों में महिलाओं की जो राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का जो विवाद था वो विवादास्पद बना हुआ था। विवाद इस महिलाओं के अधिकारों को लेकर था और आंदोलनों में वर्षों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाई थी। बहुत एक्टिव वो इन आंदोलनों के दौरान रही थी, लेकिन फिर भी महिलाओं को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं दिए गए थे। महिलाओं ने बहुत सारे संगठन स्थापित किए थे, अखबार निकाले थे, राजनीतिक बैठकों में वो भाग लेती थी, प्रदर्शनों में वो भाग लेती थी, आंदोलनों में वो भाग लेती थी। लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें असेंबली के चुनाव के दौरान उन्हें कोई मताधिकार नहीं दिया गया, उससे उनको वंचित रखा गया। महिलाओं को सिर्फ जो फ्रैंकफर्ट संसद थी उसमें महिलाओं को केवल देखने के लिए ही वहां पे खड़ा होने दिया गया था, उनको कोई अधिकार वहां पे नहीं दिया गया था। तो रूढ़िवादी ताकतें 1848 में उदारवादी आंदोलनों को दबा पाने में कामयाब हो चुकी थी। उन्होंने उस फ्रैंकफर्ट संसद को बर्खास्त कर दिया था, भंग कर दिया था। तो अब उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को रियायतें देना वहां की जो रूढ़िवादी सरकार है उसके लिए जरूरी हो गया था, क्योंकि अब जो क्रांतियां हो रही थी, दमन जो वहां पे चला हुआ था यूरोप के अंदर, अब वो बहुत ज्यादा हो रहा था। तो रूढ़िवादियों को ये समझ आ गया था कि अब उदारवादी जो क्रांतिकारी है उनको कुछ ना कुछ अधिकार देने होंगे। 1848 के बाद मध्यम और पूर्वी यूरोप में राजशाहियों ने उन परिवर्तनों को शुरू कर दिया था जो 1815 से पहले ही यूरोप के अन्य क्षेत्रों में हो चुके थे। तो कुछ ना कुछ अधिकार अब रूढ़िवादी उदारवादी राष्ट्रवादियों को देने लगे थे। तो जर्मनी और इटली का निर्माण, तो अभी तक हमने पढ़ा बच्चों कि जर्मनी और जो इटली था वो पूरा राष्ट्र के रूप में गठित नहीं था, ये बहुत छोटे छोटे प्रांतों में बटा हुआ था। तो अभी ये पूर्ण रूप से राष्ट्र नहीं बने थे। तो जर्मनी और इटली का एकीकरण कैसे होता है, और बहुत ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में इनके ऊपर। तो 4.1 है हमारा कि जर्मनी, क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है? क्या कोई सेना राष्ट्र का निर्माण कर सकती है? तो 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद और जनतंत्र, जो राष्ट्रवाद था और जनतंत्र था, उसमें क्रांति से अलगाव हो गया था, उनके अब विचार नहीं मिलते थे। और जो रूढ़िवादी थे वो अब राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल करने लगे थे, वो अब लोगों के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावनाओं का इस्तेमाल करने लगे थे अपने फायदे के लिए। जर्मनी और इटली
एकीकृत होकर राष्ट्र राज्य बने। राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यम वर्गीय जो जर्मन लोग थे उनमें काफ़ी ज़्यादा फैली हुई थी, व्याप्त थी उनके अंदर राष्ट्रवाद की जो भावनाएं थी। लेकिन 1848 में जर्मन महासंघ के बहुत सारे इलाके थे निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया था, मगर राष्ट्र निर्माण की जो उदारवादियों की पहल थी वो खत्म कर दी गई थी, फौज के द्वारा उसको दबा दिया गया था। अब प्रसा के जो भूस्वामी थे, प्रसा के जो जमीनों के जो मालिक थे वो भी इसका सपोर्ट करते थे, उन्होंने भी इसमें मदद की थी। तो प्रसा ने अब जर्मनी के राष्ट्रीय एकीकरण का जो आंदोलन था उसका नेतृत्व संभाल लिया था। अब उस आंदोलन को ये लीड करने लगे थे प्रसा के राजा और प्रसा के मंत्री। तो उनका एक प्रमुख मंत्री था ओटो वॉन बिस्मार्क, जो इस प्रक्रिया के जर्मनी के एकीकरण के पिता कहे जाते हैं, जनक कहे जाते हैं, और जिसने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली उसने जर्मनी के एकीकरण के लिए। और 7 वर्षों के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस ये 3 युद्ध ये करते हैं और प्रसा जीत जाता है इसमें, और उसके बाद जर्मनी का एकीकरण किया जाता है। एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो जनवरी 1871 में वर्साय के एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट बना दिया जाता है। जर्मन राज्यों के राजकुमार, सेनाओं के सेनापति, प्रमुख मंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क, इन सभी समेत अब वर्साय के एक महल में, शीश महल उसको कहा जाता है, वहां पे इनकी मीटिंग होती है और सभा ने प्रसा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में जर्मन साम्राज्य की घोषणा की। जर्मनी अब एक राष्ट्र बन जाता है। अब देखते हैं 4.2 इटली। अब इटली का एकीकरण कैसे होता है? तो जर्मनी की तरह इटली भी बहुत सारे राजनीतिक विखंडन थे, बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में इटली भी बटा हुआ था और ये बहुत लंबे टाइम से जर्मनी के अंदर था। जर्मनी बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था और यहाँ पर हैब्सबर्ग साम्राज्य में ये बिखरा हुआ था, जो वंशानुगत था, राजा के बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, ऐसे ही यहाँ पे हैब्सबर्ग जो साम्राज्य था वो इटली के अंदर राज कर रहा था। तो 19वीं सदी में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिनमें से केवल एक सार्डिनिया पिटमांड, इसी में इटली का एक राजघराने का शासन था। बाकी ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग के अधीन था, कुछ इलाकों पर पोप का शासन था और कुछ पर स्पेन के बुर्बो राजाओं के अधीन था। तो इटली भाषा ने भी साझा रूप हासिल नहीं किया था। इटली भाषा भी जो है इन सभी क्षेत्रों के अंदर नहीं बोली जाती थी। बहुत सारी यहाँ पे विविधता थी, बहुत भिन्नता यहाँ पे थी स्थानीय रूप से। 1830 में जैसुपे मेत्सिनी, हमने पीछे पढ़ा था कि वो इटली का एकीकरण चाहते थे और उन्होंने यंग इटली नाम से एक गुप्त संगठन बनाया था और वो संगठन जो है इटली के एकीकरण के लिए काम कर रहा था। 1831 से 1848 में क्रांतिकारी विद्रोह जो थे वो असफल रहे थे, इटली का एकीकरण नहीं हो पाया था, नहीं कर पाए थे इटली का एकीकरण। अब ये जो जिम्मेदारी है ये सार्डिनिया पिटमांड के शासक विक्टर इमैनुएल द्वितीय पर आ गई थी। अब वो इटली का एकीकरण करना चाहते थे, वो उस आंदोलन को या ये कह लीजिए उस प्रक्रिया का लीड कर रहे थे जिससे इटली का एकीकरण हो जाए। तो इस क्षेत्र में इन्होंने बहुत काम किया था और शासक अभिजात वर्ग की नजरों में एकीकृत जो इटली थी उसके बहुत सारे फायदे थे। आर्थिक विकास उनका होने वाला था, राजनीतिक प्रभुत्व उनको मिलने वाला था। तो बहुत सारे, इटली अगर एकीकृत हो जाता है तो उनको बहुत फायदा होने वाला था। इनके एक मंत्री थे कावूर, जिन्होंने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया था। सार्डिनिया पिटमांड के शासक थे विक्टर इमैनुएल, जिन्होंने इसकी इच्छा जताई थी कि वो इटली का एकीकरण करें, और उनके मंत्री थे कावूर, जो इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने के लिए जो आंदोलन चल रहा था उसको ये लीड करने लगे थे। अब ये कावूर कौन थे? ना तो ये क्रांतिकारी थे और ना ही ये जनतंत्र में विश्वास रखते थे। ये कोई क्रांतिकारी नहीं थे, ना ये जनतंत्र में विश्वास रखते थे। ये इतालवी अभिजात वर्ग के तमाम अमीरों और शिक्षकों, जो शिक्षित लोग थे,
उन्हीं की तरह ये भी इटली भाषा नहीं बोलते थे, ये भी फ्रेंच भाषा बोलते थे, लेकिन फिर भी ये अपने फ़ायदों के लिए अब इटली का एकीकरण करना चाहते थे। ये फ्रांस में सार्डिनिया पिटमांड के एक चतुर कूटनीतिज्ञ थे, जिन्होंने जिसके पीछे कावूर का हाथ था। सार्डिनिया पिटमांड ने फ्रांस के साथ एक संधि करवाई थी, और वो संधि इनके लिए बहुत फायदे की होती है, तो उस संधि को करवाने वाले भी कावूर ही थे। जेसुपे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवक इस युद्ध में भाग लेते हैं, और 1860 में वे दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्यों में प्रवेश कर जाते हैं, जहां से उन्होंने स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन वो लेते हैं, और 1861 में इमैनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया जाता है। इटली के जो अधिकांश निवासी थे वो अभी भी निरक्षर थे, काफ़ी बड़ी तादाद उनकी थी, वो पढ़े लिखे नहीं थे और उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा से अनजान थे। उन्हें नहीं पता था कि उदारवादी राष्ट्रवादी विचार क्या होते हैं। तो ब्रिटेन की अजीब दास्तां 4.3 है हमारा, कि ब्रिटेन की अजीब दास्तां। तो कुछ विद्वान मानते हैं कि ब्रिटेन का जैसे गठन हुआ वो एक रोल मॉडल था, वो एक आदर्श था। जिस तरह से ग्रेट ब्रिटेन का गठन होता है, निर्माण होता है, तो ब्रिटेन में राष्ट्र राज्यों का जो निर्माण हुआ था वो कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था बच्चों। ये एक बहुत लंबी चलने वाली प्रक्रिया थी जो धीरे धीरे से ब्रिटेन के अंदर चल रही थी। तो 18वीं सदी में जो ब्रितानी राष्ट्र है, ब्रिटेन का जो राष्ट्र है, वो बहुत सारे द्वीप समूहों में बटा हुआ था, जहाँ पे अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट और आयरिश ये लोग रहते थे, और इनकी पहचान थी निर्जातीय, इनकी निर्जातीय पहचान थी। सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थी, लेकिन जैसे जैसे आंगल या इंग्लैंड आप कह सकते हैं इसको, राष्ट्र की धन दौलत, इंग्लैंड के अंदर जैसे जैसे धन दौलत और अहमियत सत्ता में वृद्धि हुई, द्वीप समूह के जो अन्य राष्ट्र थे उन पर यह अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हुआ इंग्लैंड यहाँ का एक महत्वपूर्ण राज्य था जो पूरे ब्रिटेन पर छाया रहता है, और कई बार ब्रिटेन को इंग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो ब्रिटेन ने बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था, इंग्लैंड ने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था इस पूरे ब्रिटेन का गठन करने के लिए, ग्रेट ब्रिटेन का गठन करने के लिए। एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद जो आंगल संसद थी उसने 1868 में राजतंत्र से ताकत छीन ली थी, और अब इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ था, जिसके केंद्र में था इंग्लैंड, जिसको आंगल कहा गया है, यही इसके केंद्र में था। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक संधि होती है जिसको कहा जाता है एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में, और ये यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन होता है। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक संधि होती है 1707 की, जिसको यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है बच्चों। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड पर जो अपना प्रभुत्व जमा पाता है, उस पर अपनी शक्ति का ये दबदबा बना पाता है, और इसके बाद ब्रितानी संसद में इंग्लैंड का, अंग्रेजों का, आंग्लों का जो दबदबा था वो बहुत ज़्यादा होता है। कई बार तो ब्रितानी जो पहचान है, ग्रेट ब्रिटेन की जो पहचान है, उसको इंग्लैंड के नाम से ही जाना जाता था। तो स्कॉटलैंड की खास संस्कृति और राजनीतिक जो संस्थाएं थी उनको योजनाबद्ध तरीके से बच्चों दबा दिया जाता है, और सिर्फ इंग्लैंड की जो भाषा थी, इंग्लिश जो भाषा थी, उसी को, इंग्लिश की जो संस्कृति थी उसी को प्रोत्साहन दिया जाता है, और इंग्लैंड इन सब पर हावी रहता है। स्कॉटलैंड के जो लोग थे वो ना तो अपनी भाषा बोल सकते थे और ना ही अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहन सकते थे। आयरलैंड का भी कुछ ऐसा ही हाल था।
ये दो, एक और राज्य जिससे जो ग्रेट ब्रिटेन में शामिल था, ये भी ऐसा ही था। यहाँ पे भी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटों में गहराई से बटा हुआ था। ये कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो बच्चों है ये ईसाई धर्म ही है, और ये ईसाई धर्म की दो शाखाएं हैं। तो इन दो शाखाओं में ये आयरलैंड बटा हुआ था। तो अंग्रेजों ने आयरलैंड में जो प्रोटेस्टेंट धर्म था मानने वालों की जो बहुत ज़्यादा संख्या थी, वो कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता की है। ये दो धार्मिक गुटों में बटा हुआ था, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। ब्रितानी प्रभाव के विरुद्ध कैथोलिक विद्रोह को निर्ममता से कुचल दिया गया। आयरलैंड के जो अंदर थे वो कैथोलिक मानने वाले ज्यादा थे, तो इनको कुचल दिया गया। इनकी संस्कृति, इनकी भाषा, सभी को यहाँ पे दबाया जाने लगा था। और 1801 में आयरलैंड को भी बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। अब एक नए ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण यहाँ पे किया जाता है, और इन सभी पे जो ये ब्रितानी राष्ट्र बनाया गया था, इस पे आंग्ल संस्कृति का ही ज्यादा दबदबा था। इन्हीं का प्रचार प्रसार यहाँ पे होता था। ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों में ब्रितानी झंडा, राष्ट्रीय गान जिसको कहा जाता है गॉड सेव आवर नोबल किंग, को खूब बढ़ावा दिया गया। तो इस तरह से ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण होता है बच्चों। राष्ट्र की दृश्य कल्पना। तो राष्ट्र की कल्पना कैसे की जाए, कैसे राष्ट्र को एक दृश्य के रूप में कल्पित किया जाए, कैसे उसको दिखाया जाए। देखिए बच्चों, किसी भी राजा का चित्र बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन जब किसी राष्ट्र का कोई चेहरा बनाना हो तो वो कैसे बनाया जाए, अभिव्यक्त करना हो किसी की मूर्ति को, राष्ट्र को किसी मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त किया जाए, कैसे उसको दिखाया जाए, तो यह बहुत ही मुश्किल है। तो 18वीं और 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण किया था। उन्हें भी, राष्ट्र को भी एक शक्ल के रूप में दिखाया गया था। दूसरे शब्दों में उन्हें एक देश को कुछ यूं चित्रित किया गया था कि वह कोई व्यक्ति हो, जैसे कोई वो इंसान हो। इस तरह से राष्ट्र का एक चेहरा बनाया गया था। और उस समय राष्ट्रों को नारी वेश में प्रस्तुत किया जाता था। नारियों के चेहरे राष्ट्र के रूप में, प्रतीक के रूप में बनाए जाते थे, नारियों के चेहरे। तो राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए नारी रूप में चुना गया था। ये कोई खास महिलाएं नहीं होती थी, वास्तव में कोई महिला नहीं थी, सिर्फ इसको एक प्रतीक के रूप में दिखाया गया था। राष्ट्र के जो अमूर्त विचार थे, जिनकी कोई सूरत नहीं होती, अब उनको नारियों की छवि दी गई थी, उनको नारियों का रूपक बनाया गया था। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी का रूपक दिया गया था, और बहुत सारे आदर्श बनाए गए थे। आदर्शों को विशेष वस्तुओं या प्रतीकों से व्यक्त किया गया था। जैसे स्वतंत्रता का प्रतीक था लाल टोपी, टूटी जंजीर, और इंसाफ को आमतौर पर एक ऐसी महिला के प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है और जिसके हाथों में तराजू होता है। ऐसी महिला को न्याय के रूप में, प्रतीकात्मक प्रतीक के रूप में उसको दिखाया जाता है। इसी प्रकार नारी रूपकों का आविष्कार कलाकारों ने 19वीं सदी में किया था। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम दिया गया जिसको कहा गया मारियान। ये फ्रांस की स्वतंत्रता की देवी मानी जाती है और इनका नाम है मारियान, जिसने जनराष्ट्र के विचारों को लोगों के अंदर खूब बढ़ाया था, जिसको देश की स्वतंत्रता का एक चेहरा दिया गया था और लोग इससे प्रेरणा लेते थे। लोग इसी चेहरे को एक देश के रूप में देखते थे। तो स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे, जो ये चिन्ह थे, ये स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे, जैसे लाल टोपी, तिरंगा, कलगी। मारियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई ताकि जनता को एकता की जो भावना है, एकता की जो प्रतीक है, वो याद दिलाती रहे, याद रहे उनको। मारियान की जो छवि थी वो कुछ सिक्कों पर, डाक टिकटों पर भी अंकित की गई। इसी तरह जर्मनिया जर्मन राष्ट्र की रूपक बन गई, प्रतीक बन गई, और जर्मनिया बलूत के वृक्षों के पत्तों का मुकुट यहाँ पे इनको पहनाया जा सकता है। आप देख सकते हैं चित्र में कि यहाँ जर्मनिया के सिर पर बलूत के पत्तों का मुकुट है। जर्मन जो बलूत है वो वीरता का प्रतीक जर्मन के लोग मानते थे। रूपक का अर्थ होता है बच्चों जब किसी अमूर्त विचार, देखिए जैसे कि
जैसे लालच, ईर्ष्या, स्वतंत्रता, मुक्ति, इनका कोई चेहरा नहीं होता बच्चों, लेकिन फिर भी ये विचार होते हैं, इनको किसी ना किसी रूप में व्यक्त किया जाता है। तो उस समय इन विचारों को एक रूप देने के लिए, एक चेहरा देने के लिए इन प्रतीकों का निर्माण किया जाता है। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। तो राष्ट्रवाद हमने पढ़ा बच्चों कि राष्ट्रवाद राष्ट्र प्रेम की भावना थी, और साम्राज्यवाद क्या है? तो साम्राज्यवाद बच्चों ऐसे विचार हैं जो कोई भी देश अधिक से अधिक क्षेत्र की जब अपने देश के सीमा क्षेत्र को बढ़ाना चाहता है तो वो साम्राज्यवाद होता है। साम्राज्यवाद तब होता है जब कोई देश अतिरिक्त क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लाना चाहता है। जब कोई भी देश जब ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र को अपने देश के अंदर, अपनी नियंत्रण के अंदर लाना चाहता है तो साम्राज्यवाद का विस्तार होता है। ये साम्राज्यवाद जो लोग बढ़ाते हैं, जो देश बढ़ाते हैं, उनका स्वभाव होता है कि वो अपने आप को सर्वोपरि मानते हैं, वो अपनी शक्ति, अपने धन को बढ़ाना चाहते हैं। तो राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, राष्ट्रवाद से कैसे साम्राज्यवाद का विकास होता है, यही हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। तो राष्ट्रवाद का एक आदर्शवादी, जो उदारवादी जनतांत्रिक स्वभाव था, वो अब नहीं रहा था बच्चों। अब राष्ट्रवाद ने, जो यूरोप के देश थे, अब वो राष्ट्रवाद का विचार उनके लिए संकीर्ण सिद्धांत बन गया था। राष्ट्रवाद का जो विचार रखते थे, अब ये लोग साम्राज्यवाद की विस्तार नीति अपनाते हैं और ये दूसरे देशों पर कब्जा करते हैं। पर 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का क्षेत्र है, जिसको कहा गया बाल्कन क्षेत्र। बाल्कन क्षेत्र पे यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा संघर्ष होता है, बहुत ज़्यादा ये तनाव का केंद्र बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि बाल्कन जो क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति थी वो भी बहुत भिन्न भिन्न थी। कहीं पे पहाड़, कहीं पे पर्वत, कहीं पे कुछ ना कुछ अलग अलग था, बिल्कुल एक जैसा ये नहीं था। भौगोलिक तौर से भी इसमें बहुत भिन्नता थी और जातीय भिन्नता भी थी। बहुत जातियों के लोग यहाँ पे रहते थे। जैसे यहाँ पे बहुत सारे नाम दिए गए हैं, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, सर्बिया, इतने सारे देश इस बाल्कन क्षेत्र के अंदर आते थे, या ये कह लीजिए कि छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे। इतनी जाति समूह के लोग यहाँ पे रहते थे। तो इन निवासियों को आमतौर पर स्लाव पुकारा जाता था। जो बाल्कन क्षेत्र में लोग रहते थे उनको अक्सर स्लाव कहा जाता था। और बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में भी आता था, जिससे यूनान स्वतंत्र हो चुका था। यूनान ने स्वतंत्रता का युद्ध किया था और यूनान अब बाल्कन क्षेत्र जो ये है ओटोमन साम्राज्य, इससे स्वतंत्र एक राष्ट्र के रूप में गठित हो चुका था। बाल्कन क्षेत्र में जो रूमानी राष्ट्रवाद के विचार फैलने लगे थे और ओटोमन साम्राज्य का यहाँ पे विघटन, पतन होने लगा था। अब ये जितने भी छोटे छोटे राज्य थे, ये सभी ओटोमन साम्राज्य से अपने आप को अलग करना चाहते थे, स्वतंत्र रूप से ये शासन करना चाहते थे। तो यहाँ की जो स्थिति थी वो काफी विस्फोटक बन चुकी थी। ओटोमन साम्राज्य आधुनिकीकरण के सुधार कर रहा था, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता है। एक के बाद एक उसके अधीन जितनी भी यूरोपीय राष्ट्रीयताएं थी वो उसके चुंगल से निकल रही थी, वो उसके ग्रुप से अब छोड़ के बाहर निकल रही थी। सभी स्वतंत्रता की घोषणा करने लगे थे और बाल्कन लोगों ने आजादी और राजनीतिक अधिकारों का जो सपना था वो राष्ट्रीयता का आधार बनाया था। उन्होंने अपनी आजादी और अधिकारों को राष्ट्रीयता का आधार बनाया था और वो अपना इतिहास भी इस्तेमाल करते थे। वो बताते थे कि वो पहले स्वतंत्र होते थे और फिर विदेशी शक्तियों ने उनको गुलाम बना लिया, अपने अधीन उनको कर लिया। तो बाल्कन क्षेत्र में विद्रोही राष्ट्र समूहों ने अपने संघर्षों को लंबे समय से, जो उन्होंने अपनी आजादी खोई थी, उसको वापस पाने का वो प्रयास करते हैं। बाल्कन क्षेत्र से कई बार क्वेश्चन आता है बच्चों कि बाल्कन में क्या था। तो बाल्कन बहुत भौगोलिक रूप से भी बहुत भिन्नताएं थी, इसमें जातीय समूह भी बहुत ज्यादा थे और इसमें कई सारे राज्य थे छोटे छोटे, जैसे बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, मैसेडोनिया। ये सभी बाल्कन क्षेत्र में ओटोमन साम्राज्य से दूर होना चाहते थे, स्वतंत्र रूप से शासन करना चाहते थे और जिससे ओटोमन जो साम्राज्य है वो कमजोर होता जा रहा था, उसका पतन होना
शुरू हो गया था। जो ये स्लाव थे, बाल्कन के अंदर जो लोग रहते थे उनको स्लाव कहा जाता था। जो ये स्लाव थे ये अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा अब तय करने लगे थे। अब ये अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में गठित करना चाहते थे और बाल्कन क्षेत्र में गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया था। बाल्कन के जो राज्य थे वो एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे। हर कोई ज्यादा से ज्यादा इलाका हथियाना चाहता था और इससे जो यहाँ की परिस्थितियां थी बहुत ज्यादा जटिल और मुश्किल हो गई थी, क्योंकि हर एक जो क्षेत्र था, चाहे वो यूनान हो, बुल्गारिया हो, सभी ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रफल हासिल करना चाहते थे, ज्यादा से ज्यादा शक्ति अपनी बढ़ाना चाहते थे। तो बाल्कन क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा होने लगी थी। अब कुछ यूरोपीय शक्तियों के बीच भी व्यापार, उपनिवेश और नौसैनिक सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा होने लगी थी। गहरे टकराव यहाँ पे हो गए थे। बाल्कन जो क्षेत्र था इसमें रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया ये लोग भी साम्राज्यवाद की नीति के अंतर्गत बाल्कन क्षेत्रों पर कब्जा करना चाहते थे और अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते थे, उपनिवेश बनाना चाहते थे अपने लिए, अपनी नौसेना और सैन्य शक्ति को बढ़ाना चाहते थे। तो इनके आ जाने से भी बाल्कन के अंदर बहुत ज्यादा टकराव हो जाता है और बाल्कन पर अन्य शक्तियों की जो पकड़ है, ये एक दूसरे की जो पकड़ है कमजोर करना चाहते थे और खुद अधिकार करना चाहते थे बाल्कन के ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों पर। इससे कई इलाके, कई युद्ध हुए। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जैसे जैसे ये टकराव बढ़ता चला गया, यूरोपीय शक्तियां इसके अंदर हो गई। बाल्कन क्षेत्रों में अपने आप में बहुत भिन्नता थी, एक दूसरे से टकराव था, ईर्ष्या करते थे, जिसके कारण साम्राज्यवाद की जो नीति थी ज्यादा से ज्यादा अपने क्षेत्रों का विकास करने की, उस नीति ने 1914 में यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया। आप सभी जानते हैं कि 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध होता है, जिसमें बहुत ज्यादा यूरोप की जानमाल की हानि होती है, पूरे विश्व को इसकी बहुत हानि होती है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तो वो उसका मेन कारण था बाल्कन क्षेत्रों में ये टकराव जो हो रहा था। ज्यादा से ज्यादा लोग बाल्कन क्षेत्र को हथियाना चाहते थे, ज्यादा से ज्यादा यूरोप के जो देश है वो अपने उपनिवेश बनाना चाहते थे। 19वीं सदी में यूरोपीय शक्तियों ने औपनिवेशीकरण किया था। औपनिवेशीकरण होता है बच्चों किसी दूसरे देश पर कब्जा कर लेना और उसके कच्चे माल को, उसके संसाधनों को अपने देश के विकास के लिए इस्तेमाल करना। तो ये यूरोप ने स्थापित किया था औपनिवेशीकरण और यूरोप के अनेक देशों ने किया था। एशिया और अफ्रीका के देशों में इन्होंने बहुत सारे अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए थे और साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध करने लगे थे। यूरोपीय शक्तियों ने उपनिवेशीकरण किया था, साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध करने लगे थे। जो इन एशिया और अफ्रीका के जो लोग थे, अब वो इन साम्राज्यवादी नीतियों का विरोध करने लगे थे। साम्राज्य विरोधी आंदोलन विकसित हो रहे थे। अब राष्ट्रवाद की जो भावना है वो सभी के अंदर फैल रही थी। सभी स्वतंत्र राज्यों का निर्माण कर रहे थे, उसी के लिए वो संघर्ष कर रहे थे। सभी एक सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित थे। साम्राज्यवाद का अब विरोध होने लगा था और राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचार सब जगह दोहराए जाने लगे थे। सब जगह राष्ट्रवादी विचार जो हैं फैल गए थे। राष्ट्र राज्यों में गठित अब सभी समाज अपने आप को करने लगे थे। तो हमारा चैप्टर होता है बच्चों यहाँ पे खत्म। साम्राज्यवादी नीति, जिसके कारण बहुत सारे उपनिवेश यूरोप के देशों ने बनाए थे। आई होप आप सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, सरल और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में मैं आपको उन्हें समझाऊंगी। आई होप आप सबको समझ आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।